हाँ बेटा, नेक्स्ट देखो, थर्ड ग्राफ इज, यार कुछ आवाज आ रही है कि सीटी की है? हाँ यार, मुझे लग रहा है मेरे ज्यादा हो गया लगता है आज, मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, पर ज्यादा ही आ गई। हाँ आ रही है ना? अब नेक्स्ट है बेटा 80 ग्राफ। अब तुम्हें भी महसूस होगा कैसा टिनाइटस कैसा महसूस होता है? अरे मेरे को है ना, ये मेरे कान में हमेशा रहता है ये। पिछले साल से। चलो बेटा 80 ग्राफ देखे अभी, तो ये आपको क्या क्या बताएगा बताइए। तीसरा ग्राफ पढ़ रहे अपन। पहला ये आपको बताएगा सर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। यस, ए और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा अपन, तो ये आपको क्या क्या बताएगा देख रहे हो अपन। ठीक है, एक्सेलरेशन बताएगा किसी भी टाइम पर आपको। दूसरी बात सर, अगर ये एक्सेलरेशन बताएगा तो हम एक्सेलरेशन जान लेंगे, इसका एरिया क्या बताएगा? हाँ देखते हैं ना, एरिया। एरिया क्या होता है बेटा? एरिया होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। यस, बताओ यार, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना ही होता है, सही है। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, वैसे इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना होता है। अच्छा, यहाँ y की जगह कौन है? y एक्सिस में कौन है? यहाँ है a। x की जगह कौन है? t। तो ये हो गया इंटीग्रेशन एडीटी। इंटीग्रेशन एडीटी क्या होता है भाई बताइए, याद आ रहा है आपको? a इज इक्वल टू dv बाई dt। या बताओ a का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बोलोगे v होता है ना, पर v अगर लिमिट्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v माइनस यू। दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी नहीं बताता। यार ज्यादा ही हो रही है ना आवाज, है? बंद कर दो। अरे भाई मैं कैसे फिर करूंगा ये बताओ, है? उस वाले से आ रही है, इस वाले से आ रही है, पता नहीं चल रहा ना? ऐसी होती है बेटा ये आवाज, पता ही नहीं चलता कि सर में से आ रही है, किस कान में से आ रही है, किस कान में से आ रही है। अभी भी आ रही है, इधर से आ रही है। इसको बंद करके देखो बेटा एक बार, देख रहे हो कितनी खतरनाक चीज है ये? अपन लोग पता नहीं लगा पा रहे कहां से आ रही है। करो इसे बंद करो एक बार। यहां से आ रही है, स्पीकर से आ रही है। स्पीकर कौन सा है? अच्छा, देखो समझ में नहीं आ रहा ना, ये है बेटा। एक बार यार इनको बोलना, देख बाहर ही खड़े हैं, इनको बोलना एक बार। राहुल जी, ये ना एक आवाज आ रही है, देखो आप कहां से आ रही है, आप बताओ। स्पीकर में से तो नहीं आ रही, कहीं पीछे से आ रही है, बंद हो गई।
अभी भी आ रही है क्या? मेरी तो इतनी है। हाँ, आ रही है ना? इतनी आवाज मेरे 24 घंटे 24 आवर्स है। हाँ, वो जो हुआ था मेरे 1 साल हो गया। ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका। पूरी दुनिया में इसका क्योर नहीं है अभी तक। तुम कहां से करोगे बेटा? पैसा चाहिए, पैसा। अब ये जितनी आ रही है ना, तो अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि यार ये मेरे अंदर वाली है या ये बाहर से आ रही है। चलो बेटा, एरिया सही है, एरिया। और एक होता है स्लोप। इसका स्लोप क्या बताएगा बताओ? स्लोप कैसे निकालते हैं अपन? डिफरेंशिएशन से। करिए बेटा, dy बाई डी एक्स। स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। y की जगह कौन है यहां? है ना डिस्टर्बिंग? डी बाई डी टी बेटा कुछ होता है पर हमारे लिए कुछ नहीं होता है। हम इसको, इस टर्म को नहीं पढ़ते हैं, तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा हमारे लिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसने चेंज इन वेलोसिटी बता दिया? अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलेंगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1 या टाइम। बेटा चेंज इन वेलोसिटी तो हम कहां से निकाल लेंगे? एरिया से। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। ये कैसे निकालेंगे अपन? इंटीग्रेशन, या मैं बोल देता हूं एरिया अपॉन टाइम। ये सारे पैरामीटर्स हम निकाल पाएंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, एरिया से हम ये निकाल पाएंगे और एक्सेलरेशन बता पाएंगे। सही है, लिख लो इसे। जब ये शुरू हुआ था ना मेरे, तो मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, मुझे लग रहा था यार मैं कैसे जीऊंगा इसके साथ। हाँ, कुछ भी रीजन नहीं है बेटा, इसी को बोलते हैं डेस्टिनी। है नहीं, कुछ नहीं, जीरो। यार ये एसी तो चालू कर दो यार, इसका तो कोई दोष नहीं है इसमें। चालू है, आ नहीं रही हवा। लो रिमोट दो इधर, कहाँ है, किसके पास है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? अच्छा, बेटा कल आपको डीपीपी मिल गई थी है ना? तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो भी जेई मेंस के आपको करने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के करने चाहिए, एचसी वर्मा के करने चाहिए। तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजी इजी से भी लग रहे होंगे बीच बीच में, है ना? और जो नहीं बन रहे, मैं आज आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा, फिर आप वो देख करके जो नहीं बनते मुझसे पूछ लेना। ठीक है, उसे कंटिन्यू रखो जैसे जैसे चैप्टर चलता जा रहा है।
अब कम हो गई, कंटिन्यू। अब तुम सोचो जब तुम इसे इतनी देर सुनोगे, 24 घंटे चलते रहे, तुम्हारा ध्यान जाना कम हो जाएगा ना, है? हाँ। हाँ, तुम्हें भी आती है? कब से? 4 साल हो गए। दोनों में कि एक में? लेफ्ट वाले में? देखो मैं तुम्हें ये बोलूंगा, हेडफोन्स वगैरह मत यूज करो। अगर तुम्हें गाने सुनने हैं ना, तो वो हेडफोन ये वाला मत यूज, क्या बोलेंगे इसे, जो अंदर जाता है, वो ईयरबड्स मत यूज करो, वो बड़े वाला यूज कर लो। हाँ, और उसको भी टाइम दे दे करके यूज करो, मतलब थोड़ी देर यूज कर लिया फिर उसको उतार दो। मतलब देखो, हमारे जमाने में हम सब कुछ कर लेते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब तुम लोग थोड़े से डेलिकेट हो, ठीक है, थोड़े से नाजुक हो तुम लोग। आगे आने वाली जनरेशन नाजुक होती जाती है ना। हमारे पेरेंट्स हमसे और तगड़े थे, फिर हम थोड़े ठीक ठीक ठाक निकल गए। अब तुम्हारे टाइम तो सब कुछ ही है। अब चलिए बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। 80 ग्राफ का क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कॉमा, its acceleration time graph is given. Find the maximum speed of particle. Find the maximum speed of particle. तो ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना। ये 80 ग्राफ दे रखा है बेटा आपको, तो बताइए क्या करेंगे हम? इसका एरिया निकालेंगे, और एरिया को क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो बताइए बेटा, एरिया कहां से कहां तक का निकाल लेते हैं अपन? आप मुझे बताओ कहां से कहां तक का एरिया निकालें मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए? जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वेलोसिटी का क्या हो रहा होगा? वेलोसिटी भी कम हो रही होगी, या उतनी ही रह रही होगी, या बढ़ रही होगी, या तेज तेज बढ़ रही होगी, या धीरे धीरे बढ़ रही होगी। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा कितनी स्पीड से, कितनी रेट से वेलोसिटी बदल रही है। यहां एक्सेलरेशन 10 है, तो 10 के रेट से बदल रही है, 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बदल रही है, पर सेकंड। आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही थी वो रेट कम हो रहा है, पर बढ़ तो अभी भी रही है। सही है क्या? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो बेटा, एक्सेलरेशन स्टिल है, इसका मतलब क्या? अभी भी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट उसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो कम होती जा रही है। समझ में आया क्या? तो बताइए बेटा, कहां तक जाना चाहिए मुझे? मुझे मैक्सिमम एरिया लेना चाहिए ताकि मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी आए। सही है, तो कहां तक जाऊं बताओ मैं? 11 तक जाना चाहिए मुझे। अच्छा, अगर ये ग्राफ आगे भी होता तो? अगर ये ग्राफ बेटा आगे भी होता, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता ग्राफ आगे, तो कहां पे जाना चाहिए? 11 से आगे जाना चाहिए था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या? अब वेलोसिटी घटने लग गई बेटा। तो घटने लग गई तो हम मैक्सिमम के आगे निकल जाएंगे, मतलब कम होने लग जाएगी फिर। तो हम ये आगे वाला एरिया नहीं लेंगे, और अगर लेना होता तो कैसे लेते बताओ? नेगेटिव लेते हैं। नीचे वाला एरिया क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं हमेशा, ठीक है ना? चलो, तो आप ये वाला एरिया ले लीजिए और इसको बोल दीजिए चेंज इन वेलोसिटी। बताओ कितना एरिया है ये? हाफ। हाइट कितनी बेटा? 10। बेस कितना है? 11। एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यू कितना है यहां पर? 0। तो वी निकल जाएगा आपका। कितना है ये? 55। सही है क्या?
एक्सेलरेशन घटने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी घट रही है, सही है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 2004 का क्वेश्चन था ये हमारा। मैं जब कोचिंग करता था तो हम लोग उस समय पे वो होता था कीपैड वाला फोन, ठीक है, जो हाँ अभी भी है तुम्हारे लिए, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट था, बस था पर वो कीपैड वाला ही। तो उसमें आता था ऐसे एक वॉइस, ऐसी वाली पतली वाली है ना ये, हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये हम चला देते थे क्लास के अंदर। भाई माहौल बनेगा ना, टीचर बोलेगा अरे कौन चला रहा है यार, अरे ये आवाज कहां से आ रही है, अब पता चल रहा है भाई, ये लॉ ऑफ कर्मा। पर तुम सोचो बेटा, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम इस आवाज को बंद कर सकते हो। तुम चले जाओगे यहां से, खत्म कहानी, नहीं होगी खत्म कहानी। अब सोचो, मेरी सोचो आप, मुझे बंद करने के लिए इस आवाज को सिर्फ एक ही तरीका है, सोना पड़ता है? सो जाऊं? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं बेटा लाइफ बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटा छोटा सोचते हैं यार, कामयाब हो जाएंगे पता नहीं लाइफ में क्या मिल जाएगा, सब मिल करके भी कुछ नहीं है। चलो लिखो, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, the acceleration time graph of a particle moving in a straight line the acceleration time graph of a particle moving in a straight line is given. The velocity of particle at t equals to 0, the velocity of particle at t equals to 0 is 2 meter per second, 2 meter per second. Find velocity after 2 seconds. Find velocity after 2 seconds. सही है, कर दीजिए। क्या करना चाहिए आपको? बंद हो गई क्या? अब कितना अच्छा लग रहा होगा ना? उतना नहीं है, इतनी मेरे को इस इंटेंसिटी की आवाज आएगी अगर मैं बिल्कुल शांत कमरे में बैठूंगा। अभी नहीं पता चल रहा मेरे को। क्या करना चाहिए बेटा बताइए? एरिया लेना चाहिए, कहां से कहां तक का? 0 से 2 तक का, एंड दैट इज v2 माइनस v0। कितना हो जाएगा बताइए? 6। कहां से कहां तक का एरिया लेना चाहिए बेटा? 0 से 2 तक का। यहां की वेलोसिटी कितनी है बताइए? v0 कितनी है? 2। v 2 सेकेंड्स कितनी है मेरे पास, वो निकालनी है। तो बेटा v2 माइनस v0 इज एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया कितना हो जाएगा इसका पूरे का? हाफ। बेस कितना है? 2। हाइट कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा 4 और माइनस v0 कितना है बेटा? 2। तो v 2 सेकेंड्स हो जाएगा 6।
सही है ना? अगर आप एरिया को चेंज इन वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी समझते तो आंसर आप कितना कर देते बेटा? 4 कर देते। सही है ना? तो एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी नहीं बताता, इट टेल्स चेंज इन वेलोसिटी। सही है? कितने लोग कर पा रहे हो बताओ ये सब? ठीक है, क्या हुआ? वीएक्स वीएक्स करना, हाँ सब आ रहा हूं, उसी पर ही आ रहा हूं। तो बेटा देखिए, अभी तक हमने कौन कौन से ग्राफ सीखे बताइए। एक्सटी क्या क्या बताता है? एक्स एट एनी टाइम टी बताता है, और इसका स्लोप क्या बताएगा बेटा? एक्स का स्लोप बताएगा वी, वीटी का स्लोप बताएगा ए, एटी का एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, वीटी का एरिया बताएगा चेंज इन एक्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक्सटी का आपको स्लोप बता दिया। अच्छा, इसका एरिया कुछ बताएगा क्या? नहीं सर, एक्स का एरिया के लिए बेटा इधर जाना पड़ेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं। सही है क्या? अच्छा, अब आ जाओ किस पर? वीटी पर। वीटी के लिए बेटा क्या होगा बताओ? वीटी का स्लोप बताएगा, वीटी का एरिया बताएगा डिस्प्लेसमेंट, वीटी खुद वीटी भी बताएगा, V1 V2 भी बता देगा, ए एवरेज भी निकाल सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ही ग्राफ होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ए बताता है और एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, खुद वी बताता है, तो सब कुछ तो पता चल गया यार। सही है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये देता है हमें। अच्छा, एटी का बताओ बेटा, डिफरेंशिएशन कुछ बताएगा क्या? क्या एरिया कुछ बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। सही है ना? और उससे हम ए एवरेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसका स्लोप क्या बता रहा है, इसका एरिया क्या बता रहा है। अगर आपको ये पता है बेटा, इससे आप सोच लो। सही है क्या? हाँ भाई ओम, एक्सटी का स्लोप क्या बताएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी मिलेगा, और स्लोप किससे मिलता है? डिफरेंशिएशन से। और एरिया से क्या मिलता है हमें? इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? एरिया। अब बेटा, अब हम कुछ अलग तरीके के ग्राफ देख रहे हैं। लेट अस से एएक्स ग्राफ। ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, पर इन पर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम पहले इसको देख लेते हैं हल्का सा, और फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए बताइए बेटा, इसका एरिया क्या बताएगा? चौथा नंबर दे देता हूं इसे मैं। इसका एरिया क्या बताएगा? एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका? इंटीग्रेशन ए डीएक्स। यार ये क्या बताएगा? ये तो कुछ नहीं बताता लग रहा। इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं। ए को क्या लिख दो? डीवी बाई डी टी लिख सकते हो या तो, पर मैं वी डीवी बाई डी एक्स लिखना पसंद कर रहा हूं इस बार। बताइए बेटा, सही है क्या? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वी डीवी का इंटीग्रेशन यू से वी। तो अगर आप इसे थोड़ा इंटीग्रेट वगैरह करो तो कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा वी स्क्वायर। सही है ना? तो ए डीएक्स का एरिया अंडर द ग्राफ क्या बता रहा है आपको? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ये आपको उसी समय सोच लेना है। सही, अभी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसका स्लोप क्या बताएगा बेटा? स्लोप स्लोप क्या हो जाएगा? डीए बाई डीएक्स। डीए बाई डीएक्स इज नथिंग बेटा। क्या करोगे? डीए को लिख दो, क्या लिखोगे आप? खत्म कहानी, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं बताएगा आपको। इसका स्लोप कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, एरिया आपको क्या बता देगा? ये अपन ने निकाल लिया है। अच्छा, अगर आप ए को डीवी बाई डी टी लिखते बेटा तो क्या होता? देखो तब भी यही बन रहा है। dx बाई डी टी क्या हो गया? v, फिर आ गया वी डी वी। सही है ना? तो इसका एरिया क्या बता देगा हमें? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। चलो लिख लो। एंड स्लोप इज नॉट टेलिंग एनीथिंग। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है ना बेटा? है लाइट?
लाइट यार ये बंद कर दो, वो चालू कर दो। ये क्वेश्चन के लिए आप ड्रॉ कर लेना एक एक्स कर्व। लिखें फाइंड फाइनल वेलोसिटी if initial velocity is 10 meter per second. Find final velocity if initial velocity is 10 meter per second. एरिया क्या बता देगा तुम्हें? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, और एरिया आप निकाल ही सकते हो। हम्म, 10√2 इज करेक्ट। कैसे करेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, और ये कितना है? एरिया हाफ, बेस इज 5, हाइट इज 20। कितना हो गया बेटा? ये हो गया 50। 50 इंटू 2 100। यू कितना था यहाँ पर? 10, तो 10 का स्क्वायर, तो बेटा ये 200 हो जाएगा। 100 100 200, तो फिर आप रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? ये 10 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2। सही है? हो गया चौथे तरह का ग्राफ। अब देखते हैं vx ग्राफ क्या बता सकता है हमें। vx ग्राफ पांचवा लिखेंगे, vx स्टैंडर्ड 3 ही है, xt vt at। इसके अलावा ये कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको अपन पहले से देख लेना। बेटा vx कर्व आपको दे रखा है, तो ये आपको v बता देगा एट एनी पोजीशन x, वो तो हमें पता ही है। अच्छा, इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप क्या होता है बेटा? m होता है। और कैसे निकाल सकते हैं अपन? dy बाय dx, डिफरेंशिएशन से। y की जगह कौन है यहाँ पर? v, और x की जगह x है। सही है क्या? dv बाय dx सही है क्या? dv बाय dx। अच्छा यार, मेरे को कुछ याद आ रहा है कि a बराबर क्या होता था? a बराबर होता था v dv बाय dx। क्या होता था?
v dv by dx। देखो v तो मुझे पता चल ही पा रहा है इस ग्राफ से, v का तो ग्राफ ही प्लॉट कर रहे हैं ना अपन, तो v तो पता चलेगा ही, और dv by dx कहां से पता चल जाएगा, स्लोप से। बट अगर मुझे a निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, v मल्टीप्लाई बाय स्लोप, v मल्टीप्लाई बाय स्लोप। सही है क्या? अच्छा, इसका एरिया कुछ बता सकता है? एरिया देखें क्या, एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन y dx, y की जगह कौन है, v। क्या ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, v को क्या लिख सकता हूं, dx by dt लिख दूं, dx by dt इंटू dx, कुछ नहीं बन रहा बेटा, ये तो dx का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन dt। इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, मतलब इसका एरिया हमें कुछ नहीं बताएगा। ओके, इसका स्लोप क्या बता देगा हमें, स्लोप से हम क्या निकाल पाएंगे, ए निकाल पाएंगे। लिख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन के लिए मैंने बनाया ग्राफ, बोलू क्वेश्चन, बोलू, लिख लिया तुमने इतनी जल्दी, चलो लिखो। द गिवन ग्राफ shows variation of v with x। The given graph shows the variation of v with displacement x, full stop। which one of the graph given below, हाँ, the given graph shows the variation of v with x, full stop। which one of the graph given below correctly represents the variation of a with x, इसके corresponding आपको ग्राफ चेंज करना है बेटा, इसका आपको ax ग्राफ सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। मैं यहाँ ऑप्शंस बना रहा हूं आपके, चार ऑप्शंस रहेंगे। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है।
कौन सा? फोर्थ? फर्स्ट? करते हैं, चेक करते हैं। तो इसका स्लोप क्या बताता है बेटा? कर रहे हो आप ट्राई? बोलो, करो एक बार ट्राई तो करो यार। इसका स्लोप क्या बताता है बेटा? स्लोप बताता है सर हमें dv बाई डी एक्स। और एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका हो जाएगा सर? v इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब v इंटू स्लोप। देखो इसका स्लोप जो है ना बेटा वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है। स्लोप कैसा है इस ग्राफ का? नेगेटिव है ना? अरे डिक्रीजिंग है ना ग्राफ, तो स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज जो है इट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब सोचो ये क्या वैल्यू है? ये समथिंग नेगेटिव है और कांस्टेंट। आप कोई एग्जांपल ले लो बेटा, लेट अस से 5 ले लो, इसकी वैल्यू -5 ले लो। तो a बराबर बताओ क्या हो गया? -5v। a बराबर क्या हो गया? -5v। अब तुम मुझे बताओ, आपको बस वेरिएशन ही तो देखना है। सबसे पहली बात तो बेटा देखो, हमारे लिए v हमेशा पॉजिटिव रहा है। v क्या हमेशा पॉजिटिव, तो v हमेशा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो a हमेशा नेगेटिव होना चाहिए इस केस में। तो a जहां भी पॉजिटिव है इसे हटा दो। कौन कौन से ऑप्शन बचे बताओ तुम्हारे पास? 1 और 4 सही है क्या? अब और कैसे सोचे सर? सर देखो v धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, घट रहा है। x के बढ़ने से v घट रहा है। v घट रहा है तो a नेगेटिव के अंदर घटना चाहिए। a नेगेटिव के अंदर घटना चाहिए, ये सही है। सही है ना? नेगेटिव के अंदर छोटी वैल्यू होनी चाहिए ना उसकी। देखो फाइनली v क्या हो जा रहा है बेटा? 0। तो a भी 0 होना चाहिए ना फाइनली। आई क्या बात समझ में? a नेगेटिव के अंदर वैल्यू छोटी होती जा रही है क्योंकि v कम हो रहा है, छोटी वैल्यू होती जाएगी ये नेगेटिव के अंदर। तो देखो इसमें माइनस में बड़ी वैल्यू है, फिर नेगेटिव में छोटी होती जा रही है वैल्यू, और फाइनली 0 हो गया है। माइनस से 0 जा रहा है तो ये माइनस ही रहा ना बेटा हमेशा, और माइनस के अंदर वैल्यू कम होती जा रही है। देखो ना यार, v की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है ना। v की वैल्यू कम होगी तो ये नंबर माइनस में छोटा होगा ना। मान लेते पहले v की वैल्यू 1 थी, बाद में आधी हो गई तो 2.5 रह जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, फिर फाइनली v 0 हो गया तो a भी 0 हो गया। सही है? सही है ना यार? आप चाहो तो यहां से इसका स्लोप भी निकाल सकते थे। बताओ बेटा इसका स्लोप कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से -v0/x0 हो जाएगा। देखो जो dv बाई डी एक्स निकालना है ना आपको, जो कांस्टेंट है वो ये है बेटा, जिसको मैंने -5 लिखा है वो एक्चुअली -v0/x0 है। कैसे निकाला मैंने स्लोप? सर इस वाले थीटा से निकाला। सर होना तो ये वाला थीटा चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क होता है? माइनस का फर्क होता है इनके tan में, तो बस एक्स्ट्रा माइनस मैंने खुद से लगा दिया बेटा। इसका tan थीटा कैसे निकालूंगा? p/b v0/x0। तो जिसकी वैल्यू मैंने खुद से -5 मान ली वो एक्चुअली इतना था, पर रहेगा तो कांस्टेंट ही ना यार। सही है ना? तो अगर मैं एक्चुअली लिखता a की वैल्यू तो कितनी हो जाती है इस केस में? v इंटू -v0/x0। सही है ना? तो कैसे सोचना है बेटा इन क्वेश्चंस में? आपको देखना है कि यार कुछ एरिया कुछ बता रहा है क्या, स्लोप कुछ बता रहा है क्या, उसके हिसाब से क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जो गलत लग रहे हैं उन्हें हटा देना है, जो सही लग रहे हैं उनमें से एलिमिनेट करके सही कर देना। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्टली ग्राफ बनाओ खुद से सब्जेक्टिव की तरह और फिर मैच करके देखोगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी पॉइंट में बेटा इसके अंदर कि सर मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था? नहीं? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें।
फोर्थ क्यों नहीं? क्योंकि फोर्थ में बेटा जो ए की वैल्यू है ना वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। देखो एक्स बढ़ने से नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। हमारे लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? ये तो समथिंग नेगेटिव कांस्टेंट था। v की वैल्यू कम हो रही है हमारे लिए। v की वैल्यू कम हो रही है तो आगे आगे ये कम नंबर से मल्टीप्लाई होगा स्लोप, तो वैल्यू माइनस के अंदर कम होनी चाहिए थी, पास आनी चाहिए थी अब जीरो के। और फाइनली v जीरो हो गया तो a भी जीरो हो जाएगा, है ना। ये सब डेटा मैच नहीं हो रहा उससे, इस वाले ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन और करें ग्राफ पे अच्छे वाले, है ना, ताकि तुम्हें सारा लेवल देख लो एकदम। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद an object is moving with a uniform acceleration. An object is moving with a uniform acceleration which is parallel to its instantaneous direction of motion. सही है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेशन हो रहा होगा, स्पीड बढ़ रही होगी, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन। फाइंड द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ। फाइंड द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ। वेलोसिटी ग्राफ आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है इस सिचुएशन के लिए। ये एस, ये वी। कुछ एनालाइज करो फिजिकली क्या हो रहा होगा उस बॉडी के साथ। स्पीड बढ़ रही होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, घट रही होगी, कुछ कुछ तो सोचो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग सकता है। थर्ड सही है, थर्ड सही है। थर्ड नहीं यार, सेकंड सही है, सेकंड। थर्ड नहीं, सेकंड सही है। डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल जाएगा तो इस पे नहीं चल रहा ना वो, ग्राफ पे थोड़ा चलता बेटा पार्टिकल। पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अच्छा किस किस को लग रहा है कि है ना, ये देखो, ये यहां से चलेंगे हम, फिर यूं मुड़ जाएंगे, फिर यहां कहीं पहुंचेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता ना। हम चल कैसे रहे हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं हम, वन डी मोशन नहीं पड़ रहे। यहां आप जा रहे हो और यही एक्सेलरेशन है,
तो ये समझ में आ रहा है कि स्पीड बढ़ रही होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे स्पीड बढ़ रही होगी, तो एस के बढ़ने से वी बढ़ना चाहिए। ये तो यार हर बच्चा सोच सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा ए और वी क्या है, दोनों पैरेलल है। चलो बताओ यार, एस के बढ़ने से वी बढ़ना चाहिए। बेटा ये तो एस के बढ़ने से वी घटने लग गया। बेटा एस के बढ़ने से वी बढ़ रहा है, हाँ यार बढ़ तो रहा है, एस के बढ़ने से वी बढ़ रहा है, एस के बढ़ने से वी बढ़ रहा है, हाँ ये ठीक है ना। जितना आप सोचोगे उस सिचुएशन के बारे में आप ऑप्शन हटा पाओगे। और बताओ और क्या सोचे, इक्वेशन बनाऊं क्या मैं? एस और वी में इक्वेशन बना दूं बेटा? क्या बनेगी बताओ? बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, बेटा यू को मैं जीरो मान लेता हूं एक बार के लिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला। बेटा एस की पावर 1 वी की पावर 2, जिसकी पावर 1 उसके अबाउट सिमेट्रिक, तो एस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बेटा एस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ऐसा बनेगा ना, तो ये सही है। ये वाला होता तो ये वी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वो तब होता जब v की पावर 1 होती और s की पावर 2 होती। सही है क्या? ये सभी उन बच्चों को समझ में आना चाहिए जिन्होंने ग्राफ्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। बेटा क्या आप ये समझ पाए? अगर ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है v इज आर x, 2a इज सम कांस्टेंट c बोल देता हूं, एंड s इज आर y। बताओ यार y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होना चाहिए? पैराबोला होना चाहिए। और किसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए? y एक्सिस के अबाउट। y कौन है हमारा? s, s बेटा ऐसा इसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, ऊपर की तरफ खुलना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है। सही है क्या? जिन लोगों को ग्राफ्स नहीं आता है, आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन एंड ग्राफ्स, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन करना है क्या, बोलो? हैं? पक्का? इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं सीखा है? ठीक है, तो आप भी आ जाना आज, ठीक है ना। फिर सिखाया किसको इंटीग्रेशन? किसी को ही नहीं सिखाया? तो फिर कैसे करेंगे बताओ? क्लास में सिखा दूं या नेक्स्ट क्लास में सिखा दूं आप लोगों को? तो फिर आज ग्राफ सीख लेंगे एंड थोड़ा वेक्टर्स कर लेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाइएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देख रहे हो किस किस के बीच में ग्राफ है? 1/v और t के बीच में। वन बाई वी वर्सेस टी ग्राफ। ये भी दे रखा है आपको। आप समझ गए ना, ग्राफ वो कैसा भी दे सकते हैं। बोलो क्वेश्चन। द डायग्राम shows variation of the diagram shows variation of 1 by v. The diagram shows variation of 1 by v with respect to time. 1 by v with respect to time. Full stop. What is the instantaneous acceleration? What is the instantaneous acceleration
of body at t equals to 3 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t equals to 3 सेकेंड। तो देखो आप स्लोप वगैरह से सोचिए थोड़ा, स्लोप क्या होता है, dy बाय dx, y की जगह कौन है यहाँ 1 बाय v, तो 1 बाय v का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेन रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल की भी जरूरत नहीं है ना, हाँ है। v का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो फिर v का भी करना पड़ेगा। अब 1 बाई v का डिफरेंशिएशन करो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 बाई v का क्या होगा, v की पावर -1, -1 अपॉन v स्क्वायर, -1 अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा। फिर v का भी डिफरेंशिएशन करो dv बाई dt, नहीं चलो ट्राई करो, आप देखते हैं। आया 1/3√3,
ठीक है, देखते हैं बेटा अभी। √3 आ रहा है। 1/√3 आ रहा है। देखता हूँ मैं उसे। वन अपॉन 3 इज द आंसर। 1/3। सारे गलत हो गए तो यार। आपको बस ट्राई करना है बेटा, है ना। चलिए, तो मेरा दिमाग चलता है अगर कुछ भी स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है तो या तो स्लोप से का कोई मीनिंग बनाओ या एरिया का कोई मीनिंग बनाओ। सही है ना। स्टैंडर्ड ग्राफ्स के तो एरिया स्लोप वगैरह मुझे ऑलरेडी पता है क्या होते हैं। अब मैंने बोला यार इसका स्लोप का मीनिंग कुछ बना के देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये एंगल वगैरह दिया है मुझे। ये दिया है मतलब ये वाला 135 है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ दिस। तो मैंने सोचा स्लोप से सोचते हैं इसे। तो ये ग्राफ था बेटा मेरा, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप गिवन है, तो मैं स्लोप की इक्वेशन, स्लोप क्या बनेगा? स्लोप इज dy बाई डी एक्स। स्लोप इज dy बाई डी एक्स। y की जगह कौन है यहाँ पे? 1/v। और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं? टाइम के रेस्पेक्ट में। सही है। अब बेटा ये टाइम का फंक्शन होना चाहिए था ना, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तभी तो आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसे डिफरेंशिएट करोगे। और ये तो किसका फंक्शन है? ये तो v का फंक्शन है। तो अब मैं क्या करूं? मैं इसे t मान लेता हूं। किसको t मान रहा हूं मैं? v को ही t मान रहा हूं। 1/v को t नहीं मान रहा हूं, v को ही t मान रहा हूं। तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? ये 1/t। 1/t बोले तो बेटा t की पावर -1। -1 का इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है? -1 आ गया, t की पावर -2। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया -1 अपॉन t की पावर 2। t कौन है मेरे लिए? v स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई क्या करूंगा? जिसे t माना है उसका डिफरेंशिएशन, dv बाई dt। बताइए। मेरे को यहां v को t क्यों मानना पड़ा? क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं। बेटा अगर यहां v लिखा होता ना तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब चेन रूल लगाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां भी v का फंक्शन है, ये भी v है, पर यहां क्या लिखा हुआ है? या तो t लिखा हुआ है। तो मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। बोलो यार, फिर एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? t तो मान लिया, जिसको t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। तो v को t माना था, इंटू dv बाई dt कर दिया। ऐसा ही हम और करते हैं डिफरेंशिएशन में। बताना बेटा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मुझसे पूछा जा रहा है dA बाई dt। क्या पूछा जा रहा है मुझसे? dA बाई dt। क्या गड़बड़ है इसके अंदर? सर a तो r का फंक्शन है और आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर यहां r होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहां क्या है? यहां तो t है। तो बेटा इधर t होना चाहिए, तो किसको t मानू? इसको t मानो। तो मेरे को ये दिख रहा है पाई टी स्क्वायर। पाई टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पाई टी स्क्वायर का बेटा 2 आगे, और t की जगह r लिखा हुआ है, r लिख दिया। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन dr बाई dt। सही है क्या? जैसा वहां था डिफरेंशिएशन में बेटा, वैसा ही यहां कर दिया। अब बताओ यार, ये स्लोप की वैल्यू मुझे लगता है -1045 होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मैं एंगल ये वाला ले रहा हूं माइनस एक्स एक्सिस से। इन दोनों के tan में क्या डिफरेंस होता है? माइनस का डिफरेंस होता है।
तो मैंने माइनस खुद से लगा दिया और tan 135 का ना लेने की बजाय किसका ले लिया, 45 का ले लिया। चलो बेटा आप बताओ यार, यही तो है मेरा a, यही तो है dv बाई dt क्या होता है, a होता है। माइनस 1/v², बेटा 1/v है √3, तो 1/v² हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू tan 45 कितना होता है 1, या 3 आ रहा है यहाँ से, 3 इज करेक्ट आंसर। अरे हाँ यार 1/v इज √3 ना, एक सेकंड माइनस माइनस का माइनस लगा देता। अच्छा ये माइनस माइनस काट दो, चलो यही काट दो। बेटा मुझे बताओ 1/v की वैल्यू √3 है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। और अच्छा 1/v की वैल्यू पुट कर देता हूं ना, 1/v², बेटा इसका स्क्वायर कर दो आप, तो ऊपर ही 3 का √3 का स्क्वायर होगा ना, 3 इंटू a इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/3। बताओ यार, सही है ना। एक एक स्टेप देख लो बेटा, डिफरेंशिएशन कैसे करा, स्लोप ये क्यों हुआ, क्योंकि y की जगह 1/v था, फिर यहां माइनस tan 45 क्यों लिखा, dv बाई dt को a क्यों लिखा, और आंसर आपके सामने। सही है ना। हर क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा हो ये जरूरी नहीं है बेटा। आया था किसी का आंसर भाई 1/3, सही है। और डर लग रहा है ना आप लोगों को, है ना, कि सर ये सब करना पड़ेगा क्या फिजिक्स में, है ना। तो बेटा ये सब क्लास में करना पड़ेगा सर, सही है ना। क्लास में यू आर लर्निंग, मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है, वो आपको नहीं आता तभी तो मैं दे रहा हूं क्लास में। तो यहां आप सीख रहे हो, इसमें अपने आप को जज मत करो, इसमें जज कर लोगे तो सीखोगे कब। हाँ घर पे जाके होमवर्क नहीं बने तो थोड़ा सोचने की वाली बात है। ग्राफ्स आर ओवर, कैसा भी ग्राफ अब आपके सामने आएगा आपका दिमाग अपने आप चल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल भी बेटा कहीं साइड में लिख लेना, इसमें भी कंफ्यूजन होता है आपको। मुझे बताओ वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का, मुझे दो आंसर्स करेंगे आप सभी लोग, डीवी बाई डी आर कितना होगा और डीवी बाई डी टी कितना होगा। डीवी बाई डी आर कितना होगा और डीवी बाई डी टी कितना होगा। डीवी बाई डी आर कितना होगा बेटा 4/3 पाई, तो बाहर आ गया आर क्यूब का 3r²। सिंपल, क्यों, क्योंकि v किसका फंक्शन था r का, और आपने डिफरेंशिएट भी r के रेस्पेक्ट में करना था। यहां बताइए बेटा, इसको मान लो t 4/3, यहां तक तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय r का भी डिफरेंशिएशन, सही है ना। डिफरेंशिएशन में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ये काम आता है आपके लिए, dv बाई dt, da बाई dt। da बाई डी आर कितना होगा, da बाई डी आर सर पाए आगे बाहर इंटू 2r, खत्म बात। सही है ना, दिक्कत कब आती है,
चलो मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy बाई डी टी बताएं बेटा कितना होगा। तो यहां तो t है नहीं, तो 2x dx बाई डी टी, सही है ना। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, डी वाई बाई डी टी निकालना है ना सर, हम तो dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो भाई तो dy बाई डी एक्स निकाल ले, मल्टीप्लाई कर देना dx बाई डी टी से। देखो dy बाई डी टी कैसे निकल रहा है, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अब आगे से अपन गलती नहीं करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2D मोशन। व्हाट इज 2D मोशन? बताओ बेटा, अगर आपको x पता है तो 2x क्या होगा? सर अगर x पता ही है तो 2x निकालना कौन सी बड़ी बात है, उसको 2 से गुना कर देंगे, सही है ना। वैसे ही अगर आपको 1D पता है तो 2D का मतलब क्या है, 2 बार 1D। समझ में आया क्या? 2D मींस 1D प्लस 1D। अगर मुझे 1D आता है तो मैं 2 बार भी लगा लूंगा उसे। अरे बोलो यार, दैट इज 2D मोशन। तो 2D मोशन कैसा दिखाई देता है बेटा? अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट घूम रही है हमारे अर्थ के अराउंड, तो 1D मोशन कर रही है, 2D मोशन कर रही है। मान लेते हैं कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है बेटा सर्कल में, सर्कल में। इसका एक नाम और होता है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो बताइए बेटा ये 1D है, 2D है, 3D है? अच्छा, जो आप मूवी देखने जाते हो थिएटर्स में नॉर्मली, वो 1D होती है, 2D दिखाई देती है, 3D दिखाई देती है? 2D दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो पर्दे पे दिखाते हैं बेटा। किस पे दिखाते हैं? पर्दे पे, प्लेन पे दिखाते हैं, तो दैट इज 2D मूवी। अच्छा 3D मूवी देखी है किसी ने? 3D में क्या होता है, आजकल तो 7D वो सब आ गया। तो 3D में क्या होता है, 3D में आपको वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़े से बाहर बाहर से दिखाई देते हैं, मतलब उनको ये वाला डायमेंशन भी मिल चुका है। पहले हीरो कैसे घूम रहा था, पहले ऐसे लात मार रहा था और हवा में लात मार रहा था, सही है। अब वो कैसे लात मार रहा है बेटा, वो ऐसे भी मार रहा है, हवा में इधर भी आ रहा है वो, सही है ना। तो कितने डायमेंशन हो गए? 3 डायमेंशन हो। कैसे? एक यूं, ये 1 डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, और ये तीसरा डायमेंशन, सही है ना। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये कितना हो गया? 3D हो गया। अच्छा तो बताओ ये 2D है 3D है? बताओ, सैटेलाइट घूम रही है सर, ये प्लेन में घूम रही है मतलब 2D है, सही है। अगर मान लेते हैं बेटा कोई चींटी चल रही है, जमीन पे चींटी चल रही है, वो कैसा मोशन कर रही है? वो भी 2D है, 1D। वो एक लाइन पे थोड़ा ना चलेगी बेटा, वो तो ऐसे ऐसे चलेगी, पर वो चींटी उड़ नहीं सकती। वो किस पर चल रही है? जमीन पे चल रही है, तो वो प्लेन पे चल रही है, आप क्या बोलोगे? ये 2D मोशन है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, कोई बर्ड जा रही है, बर्ड जा रही है, बर्ड तो कैसे भी जा सकती है, तो वो कैसे मोशन कर रही है? वो आगे पीछे भी हो रही है ना, आगे पीछे दाएं बाएं भी हो रही है और ऊपर नीचे भी हो रही है, तीनों तरीके के डायमेंशंस में मूव कर रही है, समझ गए? ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, सही। तो वो हो गया। तो बेटा मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2D का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे चले तो हम क्या बोलते थे उसे? 1D मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पार्टिकल बेटा ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो आप इसको कैसा मोशन बोलोगे? मोशन इन अ प्लेन या 2D। वाई? बिकॉज इसमें इसका एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है। अगर कोई पार्टिकल सीधा एक्स के अलोंग चल रहा होता तो सिर्फ उसका एक्स बदलता, वाई नहीं बदलता और जेड भी नहीं बदलता, तो आप क्या बोलते हो? 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई पार्टिकल ऐसा चल रहा है तो सर उसका एक्स भी चेंज हो रहा है एंड वाई भी चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? 2D मोशन। अगर कोई पार्टिकल बेटा हवा में यूं जा रहा होता है तो आप क्या बोलोगे? सर उसका एक्स भी चेंज हो रहा है, उसका वाई भी चेंज हो रहा है और उसका जेड भी चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3D मोशन, सही है। सर अब आप बताइए कि 2D मोशन के लिए हम क्या करें, क्या कुछ अलग करना पड़ेगा? देखो इसके लिए बेटा आप एक बात समझो
कि हम यहां पर जो 2 डायमेंशन है उसको बेसिकली बोलेंगे 2D इक्वल्स टू 1D प्लस 1D। ये 1D अलग है और ये 1 डायमेंशनल अलग है, दोनों ये अलग अलग हम पढ़ेंगे और हम बोल देंगे कि दोनों का मेल क्या हो गया, 2D हो गया। सही है क्या? तो 1 डायमेंशनल प्लस 1 डायमेंशनल इज 2 डायमेंशन। अच्छा सर आप एक चीज बताइए बेटा, आपको कंपोनेंट लेना आता है बच्चों को? वेक्टर्स वगैरह एक बार थोड़ा सा देखते हैं, मुझे बताओ ये कोई वेक्टर है तो इसका ये है x एक्सिस के लॉन्ग, ये है y एक्सिस के लॉन्ग, इसका कंपोनेंट लेने बेटा अपन, ये है y और ये है x। लेट अस से ये कुछ है मेरे पास 10 और ये एंगल है 37। तो बताइए इसका x में कितना इफेक्ट आएगा और y में कितना आएगा, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो आप बोलोगे सर ये कैसे होता है बेटा, ये कंपोनेंट्स कैसे लेने हमें, 90 के लिए लेना है और जो वेक्टर है वो बीच में होना चाहिए। सही है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 का cos थीटा। जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के साथ थीटा बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, cos थीटा, और जो दूसरे वाला होता है दैट इज sin थीटा। सही है। अगर यही वेक्टर बेटा पूरा 10 इस डायरेक्शन में होता तो अब बताइए मुझे इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। अब आप बोलोगे सर इसका x कंपोनेंट 0 होगा, क्यों बेटा? अगर आप इसका x के साथ एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर आप इसका इफेक्ट यहां लेना चाह रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 90। 10 cos 90 क्या हो जाएगा, 0। मतलब और y में कितना आएगा, ये इसके साथ कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तो 10 cos 0 इज cos 0 इज 1। मतलब ये 10 का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ y में रहेगा, x में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई वेक्टर है उसका इफेक्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है। मतलब अगर कोई वेक्टर सिर्फ x में है तो उसका इफेक्ट y में कितना आएगा, 0। और अगर कोई वेक्टर सिर्फ y में है उसका इफेक्ट x में कितना आएगा, 0। मतलब x का y से कोई लेना देना नहीं है और y का x से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा अगर हम 1D बोल रहे हैं x के लॉन्ग और एक 1D बोल रहे हैं y के लॉन्ग, तो हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, इसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा, इसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा। सही है क्या? इसका मतलब मैं x और y को बेटा कैसे पढ़ सकता हूं, सेपरेटली पढ़ सकता हूं। ये वैसा ही है जैसे हम हैं और एलियंस है। सही है ना, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है, पर एक चीज हम में कॉमन चल रही है, एक चीज हम में कॉमन चल रही है। मान लीजिए ये पार्टिकल जा रहा है बेटा, तो ये x में भी कुछ कर रहा है और y में भी कुछ कर रहा है, पर इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बट इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक चीज कॉमन है, दैट इज टाइम। क्या सेम चल रहा है दोनों के लिए, समय सेम चल रहा है। मुझे बताओ यार, तुम्हें एलियन कोई परेशान कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, ना तुम एलियन को परेशान कर रहे हो, पर तुम दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? टाइम सेम चल रहा है दोनों के लिए। आप बोलोगे यार इस समय पे तू ये कर रहा था और इस समय पे मैं ये कर रहा था, सही है ना? तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, टाइम। सही है। अभी तुम बोलो यार ट्रंप ये कर रहा है और मैं भी यहां पढ़ रहा हूं, तो कोई बोलेगा यार क्या लेना देना है तुम दोनों का आपस में? तुम बोलोगे हाँ लेना देना कैसे नहीं है यार, आज की तारीख में इस समय पे मैं ये कर रहा हूं और इस समय पे वो ये कर रहा है, तो दोनों में सेम क्या हो गया, टाइम सेम हो गया। तो बेटा दोनों के लिए क्या सेम चलेगा, बस टाइम सेम चलेगा और बाकी इन दोनों वर्ड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। तो सर बताइए इसका कुछ ux होगा, इसका कुछ vx होगा, इसका कुछ ax होगा, इसका कुछ sx होगा और इसका कुछ t होगा। इसके लिए क्या क्या होगा बताओ, इसके लिए कुछ uy होगा, इसके लिए कुछ vy, ay, sy, और टाइम का क्या करें, टाइम सेम रहेगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये सारे वेक्टर्स हैं बेटा, तो इनके कंपोनेंट्स तो होते हैं, ये तो टूटेगा, x में अलग टूटेगा और y में अलग टूटेगा अगर कहीं बीच में है तो। पर टाइम तो स्केलर है ना यार, टाइम थोड़ा ना टूटेगा कि इसको इतना मिल गया इसको इतना मिल गया, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बताओ बेटा क्या आप इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अलग लगा सकते हो, इसके लिए अलग लगा सकते हो? हाँ बताइए इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या क्या लगा दो बेटा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोलो s किसका बेटा, x में,
यूबीएक्स का एबी, क्या यूएक्स को चेंज करने के लिए ए वाई रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, यूएक्स को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ए एक्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, तीसरी इक्वेशन, यहां के लिए बेटा आप बना सकते हो। तो मैं ये बस कहना चाहता हूं कि आप दोनों को अलग अलग पढ़िए, और अलग अलग पढ़ना तो हमें आता है ना यार। अभी पहले मैं क्या सीख रहा था बताओ बेटा? जब शुरू किया था काइनेमेटिक्स मैं ये सब कर रहा था। फिर बाद में जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, फिर हमने क्या चालू किया? वाई वाला मोशन चालू करा। तो हमें ये दोनों को अलग अलग पढ़ना आता है ना। अब क्या होगा, सेम बॉडी एक्स में भी चल रही होगी और वाई में भी चल रही होगी, पर हम जब एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे उन्हें, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। लिख लो ये। इधर देखना बेटा एक बार, अगर मैंने एट द सेम इंस्टेंट एक बॉल को यहां से छोड़ा और उसी समय पे दूसरी बॉल को ऐसे फेंका, ऐसा सामने, तो मेरे को लगता है मैंने इसे सिर्फ यूएक्स दे दिया। बोला सही है क्या? सेकंड बॉल को मैंने क्या कर दिया? एक्स में वेलोसिटी दे दी, और फर्स्ट बॉल का क्या करा मैंने? ड्रॉप कर दिया। मुझे बताओ दोनों के लिए यूआई क्या है? 0। इससे पूछूं मैं भाई यूआई कितना है तेरे पास? 0 ड्रॉप कर रहे हैं। इसको भी वाई में देखो तो मैंने कुछ वेलोसिटी नहीं दी, तो पता है कैसा मोशन होगा बताओ? सर ये बॉल ऐसे गिरेगी नीचे, जिसे अपने पढ़ा था। ये वाली बॉल जो है ना, ये ऐसे जाएगी, यस और नो? कुछ ऐसे जानी चाहिए बेटा। अगर मैं देखूंगा ना सेम इंस्टेंट पे, तो दोनों की हाइट सेम मिलेगी मुझे। क्या होगा? दोनों की हाइट मुझे सेम मिलेगी। क्या मतलब है बेटा सर इसका? बेटा अगर uy 0 है दोनों के लिए, तो सेम टाइम में दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे y के अंदर। दोनों सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम हाइट गिरेंगे नीचे। तो y के अंदर अगर मैं देखूं तो दोनों का देखो सेम डिस्प्लेसमेंट चल रहा है बेटा। सिर्फ y को देखो आप, इसका सिर्फ y देखो आप, इस वाले मोशन का क्या देखो? सिर्फ y के अलोंग क्या हो रहा है? सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो y की कंडीशन है वो सेम है। इसके पास जो x में वेलोसिटी है, इसके पास x में वेलोसिटी नहीं है, तो x में वेलोसिटी इसके कारण क्या हो रहा है? ये इधर भी जा रहा है, और y में देखा जाए तो सेम मोशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज दोनों के लिए जो y की कंडीशंस थी कौन कौन सी? इसके लिए भी uy 0, इसके लिए भी uy, इसके लिए भी ay बराबर बेटा -g, इसके लिए भी ay बराबर -g। तो दोनों के लिए sy सेम आएगा ना यार, सेम टाइम के अंदर। दोनों सेम टाइम में सेम सेम गिरेंगे, तो ये आमने सामने दिखाई देंगे आपको हमेशा। बोलो यार, तो बताइए ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि y दोनों के लिए सेम है, तो y में दोनों सेम मोशन कर रहे हैं। तो आपको बेटा जब कोई बॉडी ऐसी टेढ़ी जाती है ना, आपको अब क्या सोचना चाहिए कि यार ये x में क्या कर रही है और y में क्या कर रही है। दोनों को अलग अलग सोचना है अब हमें। तो बताओ ये x में क्या कर रही है?
चलो एक काम करो, तुम इस बॉल पे बैठ के इस बॉल को देखो, फर्स्ट बॉल पे बैठ करके सेकंड बॉल को देखो। तो आप फर्स्ट बॉल पे बैठे हो तो आप भी नीचे आ रहे हो, और अब आप सेकंड बॉल को देखो तो आप बताओ कि सेकंड बॉल किधर जाएगी? आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। अगर आप फर्स्ट बॉल पे सेकंड बॉल को देखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला मोशन समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वाई मोशन तो सेम है, एक्स में डिफरेंस है, उसकी वजह से एक्स वाला ही समझ में आ रहा है। बोलो यार। अच्छा दूसरा एग्जांपल सोचो बेटा, यहां पर एक एरोप्लेन है ना, ये कोई एरोप्लेन है आपके पास, कोई एरोप्लेन है, और इधर से हमने कोई बॉम्ब गिरा दिया है ना। अब ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, अब आपने यहां बॉम्ब गिराया है विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं हो जाएगी क्या? बोलो यूएक्स, और इसका भी यूएक्स क्या होगा बेटा? सेम होगा। अब बताओ क्या होगा मोशन? सर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम, एक्स इसके लिए भी क्या जीरो ले रहे हैं बेटा अपन, एरोप्लेन की एक्सेलरेशन कितना मान रहे हैं? जीरो, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, इसका भी एक्स क्या है? जीरो। तो क्या अब ये एक्स डायरेक्शन में सेम मोशन करने चाहिए? बोलो यार। तो ये सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे एक्स के लॉन्ग, तो कैसा दिखाई देगा? ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो बेटा सेम टाइम पे ये ऐसे आमने सामने मिलेंगे आपको, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा। आई क्या बात समझ में? वाई के लिए सेम क्यों नहीं हो रहा इस बार? बिकॉज इसके पास बेटा, इसके पास देखो यू वाई दोनों के लिए जीरो है, यू वाई क्या है दोनों के लिए? देखो वाई में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, पूरा का पूरा एक्स में, इसके पास भी एक्स में कोई वाई में वेलोसिटी नहीं है, पर इसका ए वाई क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन वाई में इसके पास कुछ नहीं है एरोप्लेन के पास, पर इस बॉल के पास क्या है? सॉरी ये बॉम्ब के पास क्या है? माइनस जी। तो वाई में इस बार दोनों की कहानी अलग है, तो बेटा ये वाई में कुछ अलग कर रहा है, ये वाई में कुछ अलग कर रहा है, पर एक्स में दोनों की कहानी सेम थी, तो दोनों सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। बोलो यार। तो हमें यहां से ये समझना चाहिए कि अगर एक्स की बात कर रहा हूं तो मैं एक्स का वाई से कुछ लेना देना नहीं। यहां पे सेम क्यों था? क्योंकि दोनों का वाई सेम था, पर एक्स तो डिफरेंट था। यहां पे क्या था? दोनों का वाई डिफरेंट है और एक्स सेम है। अरे समझे क्या बात को? मुझे बताओ, अगर आप एरोप्लेन पे बैठ के इस बॉम्ब को देखोगे तो क्या होगा? आपको कैसा दिखाई देगा इसका मोशन? आपको सिर्फ ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हुआ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों सेम एक्स डायरेक्शन में सेम सेम चल रहे हो, तो आपको एक्स वाला तो समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर बॉम्ब के ऊपर बेटा हमारा एयर फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, पर एरोप्लेन की कम नहीं हो रही क्योंकि उसके पास फ्यूल है, वो मैनेज कर ले रहा है। अब बताओ, अगर इसकी स्पीड कम होने लग जाए और ये एरोप्लेन उसी स्पीड से चलेगा, तो अब कैसा दिखाई देगा? इसे एरोप्लेन से कैसा दिखाई देगा बॉम्ब? तो उसको वो पीछे जाता हुआ भी दिखाई देगा और नीचे जाता हुआ, तो कुछ टेढ़ा आता हुआ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया क्या? ये भी बना लेना बेटा, ये कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे।